Let us talk about Hawthorne studies today. Hawthorne studies एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो ये सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था हमारी अंडरस्टैंडिंग को इन जनरल वर्कप्लेस डायनामिक्स के बारे में, और एक एम्प्लॉय को, एक ह्यूमन बीइंग को क्या मोटिवेट करता है उसके बारे में। और यहीं से शुरुआत हुई थी ह्यूमन को एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझने की जगह एज अ होल ह्यूमन बीइंग समझने की, कि जिनके लिए सोशल, साइकोलॉजिकल ये सारे फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथरॉन वर्क्स में। ये इलिनॉइस में एक फैक्ट्री है जो एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट थे 1920 में, और ये टेलीफोन इक्विपमेंट्स बनाते थे। समय बदल रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, तो इसके लिए ये टेलीफोन इक्विपमेंट बनाते थे। और इन एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ हुई थी, और वो क्वेश्चन क्या था? वहाँ के एग्जीक्यूटिव क्योंकि जाइंट थे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते थे, तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनका एक सवाल था कि फिज़िकल वर्किंग कंडीशंस को हम कैसे चेंज करें, कैसे ऑप्टिमाइज़ करें जिससे कि प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो। फिज़िकल वर्किंग कंडीशन का कितना इम्पैक्ट आता है प्रोडक्टिविटी में, ये थोड़ा सा वो जानना चाहते थे। तो इन्होंने इस क्वेश्चन के साथ ये हॉथरॉन स्टडीज़ की शुरुआत हुई थी। जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था वो एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, और ये 1924 से 1927 तक ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इनिशियल हाइपोथेसिस, इनिशियल अजम्पशन क्या था कि लाइट, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, लाइट के इफ़ेक्ट को चेंज किया था। लाइट ब्राइट से डिम से और डिम की गई थी, और इनका अजम्पशन ये था कि जैसे जैसे लाइट डिम होगी प्रोडक्टिविटी घटेगी, या रिवर्स कह सकते हैं कि लाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्टिविटी से, क्योंकि लाइट से उनकी विजिबिलिटी पे इफ़ेक्ट आता है। तो इनका अजम्पशन यही था कि लाइट कम होगी तो प्रोडक्टिविटी घटेगी, और अगर लाइट प्रॉपर होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन्होंने सेट किया, टीम के साथ जिनके साथ ये वर्क कर रहे थे उसके साथ इन्होंने धीरे धीरे लाइट को कम किया, और उनको ऑब्ज़र्व किया कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जब होती है लाइट, जहाँ उनके वर्क स्पेस में अगर लाइट को कम किया जाता है या लाइट को बढ़ाया जाता है तो उसका इफ़ेक्ट प्रोडक्टिविटी पे क्या आएगा। जैसा मैंने बताया कि अजम्पशन क्या था, विद डिक्रीज ऑफ लाइट प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो डिक्रीज। एलिमिनेशन जैसे जैसे कम होगा, लाइट जैसे जैसे कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। लेकिन जो रिजल्ट्स निकल के आए वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिफरेंट थे, क्योंकि लाइट के कम होने या बढ़ने से प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट तो आया, लेकिन जो सोचा था उसका उल्टा आया। मतलब लाइट जैसे जैसे कम की गई, वर्किंग कंडीशंस जैसे जैसे ख़राब हुई लाइट के उसमें, वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। सो रिगार्डलेस ऑफ लाइट चेंज, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन था उस टाइम के लिए कि फ़िज़िकल कंडीशन के अलावा भी कोई कंडीशंस थी जो इनकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर रही थी, जो अभी तक की थ्योरीज कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। थ्योरी का मानना यही था कि फ़िज़िकल कंडीशन गड़बड़ होगी, परफॉर्मेंस गड़बड़ होगी, पर यहाँ पर फ़िज़िकल कंडीशन लाइट को चेंज किया गया, फिर भी परफॉर्मेंस बढ़ी थी। इसने एग्जिस्टिंग थ्योरीज को चैलेंज किया था। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर और एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी हुई थी अबाउट ह्यूमन नेचर, वो किया गया था रिले असेंबली टेस्ट रूम में। यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर निकल के आया। कैसे, मैं बताती हूँ। 1927 से 1932 तक इल्टन मायो और उसके कलीग्स ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर 6 फीमेल वर्कर्स को कंट्रोल्ड कंडीशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब ये
जो फीमेल वर्कर्स थी इनके सुपरविजन पैटर्न चेंज किए। क्लोज सुपरविजन को हटा दिया गया और एक फ्लेक्सिबल सुपरविजन दिया गया। जो रेस्ट ब्रेक्स थे उनको भी चेंज किया, कभी लॉन्ग आवर्स कभी शॉर्ट आवर्स। वर्किंग आवर्स को भी थोड़ा सा ट्विक किया गया। जो 6 फीमेल का ग्रुप बनते थे उसमें भी कभी कभी चेंज किया गया, फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंज किया गया। लेकिन एक चीज़ उनको क्या दी गई, ऑटोनॉमी, कि वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती थी अपने ब्रेक को। थोड़ा सा उनको वर्किंग आवर्स को भी अपने हिसाब से डील करने का सुविधा दी गई थी। जब ये सारी चीज़ें की गई, लेकिन क्या था, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन था। माना ये गया कि जब उनको फ्रीडम मिलेगी, जब उनको ऑटोनॉमी मिलेगी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि फीमेल्स वर्क करना नहीं चाहेंगी, ऑटोनॉमी को इंजॉय करना चाहेंगी। रिजल्ट जस्ट उलट आए, प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई। उनके पास अथॉरिटी थी, पावर थी कि वो अपनी चीज़ों को चेंज कर सकती थी, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होने की जगह बढ़ती गई। जब ये सारी चीज़ें चेंज की गई, वो 6 फीमेल्स को बाकी ग्रुप के साथ मर्ज किया गया, ओरिजिनल कंडीशन में वापस लेके आए, तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जबकि अजम्पशंस इसका उलट था। अब ये कहलाया हॉथरॉन इफ़ेक्ट। हॉथरॉन इफ़ेक्ट को जब डिफ़ाइन किया गया, ये टर्म हेनरी ने कॉइन की थी और उसको इन्होंने नाम दिया था हॉथरॉन इफ़ेक्ट। और मेनली इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था कि वर्कर्स ने लाइट को और जो अथॉरिटी मिली थी, ऑटोनॉमी मिली थी, उसको पॉजिटिवली लिया। किस तरह से कि उनको अटेंशन मिल रहा है, लोग उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, दैट मीन्स दे आर इम्पॉर्टेंट। तो फिज़िकल एनवायरनमेंट के ख़राब होने से उनकी ये फीलिंग पे इफ़ेक्ट नहीं आया, उनकी फीलिंग्स जबकि अच्छी बढ़ गई, वो वैल्यूड फील करने लगे, और इसी की वजह से जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी वो इम्प्रूव हुई। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, वहाँ पर क्योंकि ये 6 फीमेल्स ग्रुप में काम कर रही थी, तो ग्रुप कोहेशन की वजह से सुपरवाइज़र का इंटरेस्ट उन फीमेल एम्प्लॉयज़ में था, ये चीज़ की वजह से, और उनको 6 फीमेल्स को अलग किया गया, तो एक रिकॉग्निशन वाली फीलिंग आई। ये सारे कुछ क्रूशियल फैक्टर निकल के आए जिन्होंने प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट किया। और ये जो हॉथरॉन इफ़ेक्ट था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी इस टाइम की, क्योंकि उस टाइम तक सिर्फ यही माना जाता था कि अगर आप पैसा दोगे, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग, फिजिकल कंडीशन वोंट अफेक्ट द परफॉर्मेंस। टिल द टाइम दे आर गेटिंग मनी, दे विल परफॉर्म बेटर। फिजिकल कंडीशन से उनकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन हॉथरॉन ने इसको गलत साबित कर दिया था। इसके अलावा जो कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए, ये 2 एक्सपेरिमेंट के बाद एक मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम किया गया बहुत सारे लोगों को। 1928 से 1930 तक थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट किए गए वर्कर्स के साथ, और ये इंटरव्यूज़ भी 2 तरह से कंडक्ट किए गए थे। एक ग्रुप को जिनको ज़्यादा एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं दी गई थी, दे वर आस्क्ड क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड इज येस और नो, और दूसरे ग्रुप को उन्होंने ओपनली कहा गया कि यू कैन एक्सप्रेस वट एवर यू फील, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ है, वो आप बता सकते हो ओपनली। अब इन 2 एक्सपेरिमेंट्स, इन 2 इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में भी डिफरेंस निकल के आया कि जिनको ओपनली अपनी बात कहने का मौका मिला था, देयर प्रोडक्टिविटी आफ्टर दिस इंटरव्यू थिंग इम्प्रूव्ड, क्योंकि उनके मन में जो भी चीज़ें थीं, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन या कोई और कंसर्न, वो उनको इंटरव्यू में बोलने का मौका मिल गया। यस नो वालों को उतना मौका नहीं मिला, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया, लेकिन जिनको मौका मिला अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई। बैंक वायरिंग रूम एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ जब उन्होंने डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स फॉर्म किए, इन ग्रुप आउट ग्रुप, ग्रुप्स को चेंज करते गए, और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इनफॉर्मल ग्रुप्स की वजह से पीयर प्रेशर, फॉर्मल मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें वर्कर भूल जाता है, एंड ही वर्क्स टू अचीव द टारगेट्स। बहुत ज़्यादा फॉर्मल, बहुत ज़्यादा प्रेशर कंडीशन में भी अगर उनका इनफॉर्मल ग्रुप का साथ मिल रहा है, तो इससे उनकी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है।
इसने ग्रुप डायनामिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया, इस पर्टिकुलर रिसर्च ने, कि ग्रुप डायनामिक्स कैसे काम करता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे और कलेक्टिव परफॉर्मेंस पर भी। और ये स्टडीज़ क्लियरली शो करती हैं कि सोशल कनेक्शन है अगर आपका फॉर्मल रिलेशनशिप में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी चीज़ें, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस बहुत हद तक डिफ़र कर सकती है। मैनेजमेंट थ्योरी जो अभी तक चली आ रही थी, उस पर हॉथरॉन स्टडी का बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट आया। और वो इम्पैक्ट क्या था? इसके बाद ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट शुरू हो गया। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का मतलब क्या है? अभी तक जो भी था, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड अदर थिंग्स, दे कंसिडर्ड ह्यूमन बीइंग वर्कर्स इक्विवेलेंट टू मशीन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जैसे ही समझा जाता था। लेकिन इस ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में उन्होंने उनको मशीन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से उठाकर एक ह्यूमन बीइंग, एक सोशल बीइंग, जिसके लिए सोसाइटी और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, इन सब की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। ये थ्योरी, ये एक चीज़ लेकर आए। इसने ये भी कहा कि लोग इम्पॉर्टेंट हैं, एम्प्लॉयज़ इम्पॉर्टेंट है, और जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन और ये ग्रुप्स, सोशल डायनामिक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सिर्फ पैसा, इंसेंटिव, मनी कैन नॉट टर्न द व्हील। इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन पीपल, इफ़ they are satisfied, if they are motivated, then the productivity of organization will definitely improve. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी, एक एकेडमिक डिसिप्लिन लॉन्च किया आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टडी। तो इस तरह से मैनेजमेंट थ्योरी को हॉथरॉन स्टडीज़ ने चेंज किया। लेकिन कंट्रोवर्सीज और क्रिटिक्स ने इस स्टडी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने क्वेश्चन किया एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो एक्सपेरिमेंट में लोगों को चूज़ किया था, छोटे से एक ग्रुप के साथ एक स्टडी की गई थी, वो कितनी एक्यूरेट हो सकती है, और एक छोटे ग्रुप की, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में की गई स्टडी को आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, ये क्रिटिसिज्म हुआ। और ये सारी कंट्रोवर्सीज हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। आज की डेट में क्या इफ़ेक्ट है हॉथरॉन का? रिसर्च में इसको यूज़ किया जाता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्च जो जब भी की जाती हैं, वहाँ पर ये डेमोस्ट्रेट किया जाता है कि अवेयरनेस अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड इट इफ़ेक्ट ऑन बिहेवियर। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को इसने इफ़ेक्ट किया। वर्कप्लेस इंटरवेंशंस को कैसे डिज़ाइन किया जाए, इसका इफ़ेक्ट, इस चीज़ को हॉथरॉन स्टडी से लिया जाता है। और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी इसने रीडिफाइन किया, ये कह के कि रिकॉग्निशन, पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय एंगेजमेंट इम्प्रूव होता है।